Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Let's continue organic chemistry and last chapter biomolecule. और बायोमोलिक्यूल में भी हमारा जो टॉपिक चल रहा था दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी हम पढ़ रहे थे ग्लूकोज के बारे में, और ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर जो था वो हमारा चल रहा था। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए बेटा हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ी, जिनसे ये डिसाइड हो गया था कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन linked in a straight chain. Glucose molecule contain one aldehyde group and other 5 carbons contain one OH group. That's right. CS2HH and 1 2 3 नंबर कार्बन के ऊपर जो OH है वो होगा इन लेफ्ट साइड, बाकी में राइट साइड, दैट इज D प्लस ग्लूकोज। ये हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, लेकिन ग्लूकोज के ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओपन स्ट्रक्चर, दैट इज ओपन स्ट्रक्चर। इस ओपन स्ट्रक्चर के अलावा ग्लूकोज जो होता है बेटा, उस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनता है। ओपन स्ट्रक्चर के अलावा ग्लूकोज जो है बेटा, उस ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, साइंटिस्टों को पता कैसे लगा कि ग्लूकोज का इस ओपन स्ट्रक्चर के अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है। देखिएगा, फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इससे ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखिए, ग्लूकोज के अंदर अभी हमने कहा कि ग्लूकोज में एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अब याद कीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप है और वो भी एल्डिहाइड, तो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए बेटा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड के ऊपर कई रिएक्शंस होती हैं। एल्डिहाइड जो होता है बेटा, इस एल्डिहाइड के ऊपर टोलेन रिएजेंट रिएक्ट करता है। टोलेन रिएजेंट इसको रिड्यूस कर देता है, फैलिंग सॉल्यूशन रिड्यूस कर देता है, ब्रोमीन वाटर इसे रिड्यूस कर देता है, सिर्फ रिएजेंट इसे रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड को। अब देखिए, ग्लूकोज जो होता है बेटा, उस ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये कंफर्म हो गया, और 5 OH ग्रुप है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, अब देखिए, एल्डिहाइड के अंदर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ग्लूकोज जो होता है बेटा, ये ग्लूकोज टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। इट मीन्स ग्लूकोज जो होता है ये टोलेन रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, ग्लूकोज फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देता है, ब्रोमीन वाटर को। बट ग्लूकोज जो होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन फिर भी जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं बेटा, सिर्फ रिएजेंट के साथ कराते हैं, तो बेटा ये सिर्फ रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। इट मीन सिर्फ रिएजेंट इसे ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, बट इनको ऑक्सीडाइज करता है। इट मीन्स ये जो है टोलेन रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ब्रोमीन वाटर, ये इसको क्या करते हैं, ये इसको ऑक्सीडाइज करते हैं या ये इनको रिड्यूस करता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दीज इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, बट सिर्फ रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सम रिएक्शंस से दैट एल्डिहाइड शुड बी प्रेजेंट एंड सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं हुई, इट मीन्स एल्डिहाइड नॉट प्रेजेंट। दूसरा, एल्डिहाइड जो होता है बेटा, इस CH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड के ऊपर, एल्डिहाइड पे HCN का एडिशन होता है जिससे साइनोहाइड्रीन बनता है, ऐसा हमने पढ़ा। इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल अमाइन की रिएक्शन होती है जिससे ऑक्जिन बनता है। दैट्स राइट। एल्डिहाइड जो होता है बेटा, उस एल्डिहाइड के ऊपर सोडियम बाईसल्फाइड की रिएक्शन भी होती है, सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन भी होता है। अब देखिए, ग्लूकोज के अंदर जो एल्डिहाइड होता है वो HCN से रिएक्ट करता है, NH2OH से भी रिएक्ट करता है, तो फिर सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन भी इस पर होना चाहिए। लेकिन जब हम इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की रिएक्शन सोडियम बाईसल्फाइड से कराते हैं, तो बेटा इसके ऊपर सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन नहीं होता। इट मीन्स सोडियम बाईसल्फाइड की जब रिएक्शन होती है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, बट इनकी रिएक्शन होती है, इट मीन्स इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है।
तो सिर्फ रिएजेंट के साथ इसकी रिएक्शन नहीं होती, सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन नहीं होती, तो इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। Despite having the aldehyde group, glucose does not give Sif test. Sif reagent के साथ रिएक्ट नहीं करता, and it does not form the hydrogen sulfite addition product with sodium bisulfite. सोडियम बाइसल्फाइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट नहीं है। और दूसरा, ग्लूकोज जो है आपका, ये ग्लूकोज, अगर हम इस ग्लूकोज की रिएक्शन डायरेक्ट हम किसके साथ कराते हैं, डायरेक्ट अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिलामाइन से, डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलामाइन से ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे तो बेटा ये ऑक्साइम बना लेता है। इट मीन्स इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमने इसका पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव लिया, अब पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो में, 5 एसीटेट यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप यहाँ पर आके जुड़ जाते थे, तो 5 यहाँ जुड़ गए तो फिर तो इसमें एल्डिहाइड बचा है ना। अब एल्डिहाइड है तो अब इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन से कराइए। लेकिन ग्लूकोज नॉर्मल स्टेट में तो हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन करके ऑक्साइम बनाता है, बट ग्लूकोज का अगर हमने पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव लिया, अब अगर इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोक्सिलामाइन से कराएं तो इसके साथ ये ऑक्साइम नहीं बनाता। इसका मतलब जब ये पेंटा एसीटेट डेरिवेटिव के फॉर्म में होता है देन इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। फिर कहां गया, इसके अलावा ग्लूकोज आपके पास में ये है। अब इस ग्लूकोज को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व करके और इसको अगर हम वापस से क्रिस्टल का अगर इसका फॉर्मेशन करें, इट मीन्स इसका क्रिस्टलाइजेशन हम करें, तो देखिएगा ग्लूकोज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। ग्लूकोज का अगर हम क्रिस्टलाइन कराते हैं, ग्लूकोज को क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं, इसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर क्रिस्टलाइज्ड होता है, विच आर नेम्ड एज। और ये जो 2 टाइप के इसके जो क्रिस्टल्स बनते हैं, 2 टाइप के जो क्रिस्टल फॉर्म बनती है, इनमें से एक को अल्फा और एक को क्या कहते हैं, हम बीटा कहते हैं। अल्फा फॉर्म जो होती है ग्लूकोज की, जो फर्स्ट टाइप के इसके जो क्रिस्टल बनते हैं, अब 2 टाइप के क्रिस्टल बन रहे हैं, इसका मतलब ये 2 फॉर्म के अंदर फाउंड होता है। ग्लूकोज जो आपने ऐसा लिख दिया है, इसकी एक्चुअल में 2 तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये 2 फॉर्म में एग्जिस्टेंस करता है। अल्फा जो फॉर्म होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है इतना, और ये कब प्राप्त होगा आपको, कब ऑब्टेंड होगा, ऑब्टेंड होता है क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज है उसका कंसंट्रेटेड अगर आपने सॉल्यूशन लिया है, उसको 303 केल्विन के ऊपर अगर हम इसको क्रिस्टलाइज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा ग्लूकोज फॉर्म आपको ऑब्टेंड होगी। वाइल बीटा जो फॉर्म होता है, बीटा जो ग्लूकोज होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा हाई होता है, और ये कब मिलेगा आपको, जब आप इसका हॉट सैचुरेटेड एक्वा सॉल्यूशन अगर है उसको अगर आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइजेशन उसका कराओगे, तो बेटा आपको क्या मिलेगा, तो बेटा आपको बीटा टाइप के क्रिस्टल्स मिलेंगे। तो जब इसका क्रिस्टलाइजेशन कराते हैं तो 2 टाइप के क्रिस्टल्स इसके मिलते हैं। अब इतनी सारी ये जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको हम ग्लूकोज की जो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाई है उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अब उससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो फिर ये प्रॉपर्टीज ग्लूकोज की कैसे एक्सप्लेन होंगी। तो साइंटिस्टों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ग्लूकोज जो होता है आपका, ये इस ग्लूकोज के आपने ओपन स्ट्रक्चर बना ली बहुत सारे रिएक्शन के बेसिस पर। ग्लूकोज इस ओपन स्ट्रक्चर के अलावा ग्लूकोज जो होता है बेटा उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनती है। ग्लूकोज अपनी साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी एग्जिस्टेंस करता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ग्लूकोज का ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इट वाज प्रपोज्ड दैट OH ग्रुप ऑफ C5 में ऐड CHO ग्रुप, ठीक है ना, एंड फॉर्म अ साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर। ग्लूकोज जो होता है, इस ग्लूकोज के सारी प्रॉपर्टीज को हम ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो साइंटिस्टों ने सजेस्ट किया कि ग्लूकोज ओपन स्ट्रक्चर के अलावा साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी पाया जाता है। अब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है तो थोड़ा सा इसे हम अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिएगा क्या होता है बेटा, ये ग्लूकोज आपके पास में C1 2 3 4 5 6 के ऊपर CH2OH, ठीक है, बाकी के ऊपर OH OH OH, फर्स्ट जो कार्बन है उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप, और थर्ड के ऊपर OH होगा राइट साइड में, ठीक है, अदर क्या है, हाइड्रोजन। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 क्या होता है बेटा, साइंटिस्ट ने सजेस्ट किया
कि इसका जो 5th नंबर वाला जो कार्बन है उसका जो OH होता है ये, और 1 नंबर वाला ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं। और दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो यहाँ से H नेगेटिव और H पॉजिटिव O नेगेटिव बनता है। O नेगेटिव होते ही ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ये दोनों के दोनों जा करके इस पाई बॉन्ड को क्या कर देते हैं, ब्रेक, जिससे O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। H जो है वो जाके O पे जुड़ जाता है और O जो है वो कार्बन पर जुड़ जाता है, जिस कारण से क्या होता है बेटा, जिस कारण से देखिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाती है। किस तरीके से बनेगी, 1 2 3 4 5 6 के ऊपर CH2OH, ठीक है बेटा, यहाँ से H। अब देखिएगा इसका जो ऑक्सीजन है, इसका इस वाले का ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज आया ना, तो ये पॉजिटिव वाले इस कार्बन के ऊपर 1 नंबर के कार्बन पर जाकर के जुड़ जाता है इस पर, ठीक है। और ये कार्बन आपका कौन सा कार्बन था, ये दैट इज फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4 5 6। इस कार्बन के ऊपर कौन कौन बॉन्डेड है, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और कौन था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर कौन चला गया, यहाँ का हाइड्रोजन जाकर के जुड़ गया, H वहाँ जुड़ गया, ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन था वो जाकर के कार्बन से बॉन्डेड हो गया, बाकी के HOH जो थे वो एज इट इज़ बॉन्डेड रहेंगे, ठीक है। ये OH दैट इज OH H H OH H, ये लीजिए इस तरीके से उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। लेकिन जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा ना, तो एक परेशानी हो गई है, और वो परेशानी हो गई बेटा कि जो C1 फर्स्ट जो कार्बन था, जो कि पहले कायरल नहीं था, लेकिन अब ये जो कार्बन है ये कायरल हो जाता है, क्योंकि इसके एक वैलेंसी पे H, एक पे OH, एक पे ये कंप्लीट ग्रुप, और एक पर ये ऑक्सीजन हो करके ग्रुप कायरल हो गया। और आपको पता है एक कार्बन अगर कायरल हो तो उसके 2 टाइप के स्टीरियो अरेंजमेंट बनते हैं। तो अब इस C1 वाला जो कार्बन है बेटा, इस C1 कार्बन के 2 टाइप के स्टीरियो अरेंजमेंट बनेंगे, ठीक है। कौन कौन से, एक जो अरेंजमेंट बना है C1 का, उसमें H देखिएगा लेफ्ट साइड में है और OH जो है वो राइट साइड में है। दूसरे अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो OH है वो OH हो जाएगा कौन सी साइड के अंदर, लेफ्ट साइड के अंदर, और H हो जाएगा राइट साइड के अंदर, बस राइट। बाकी के HOH जो है वो बॉन्डेड रहेंगे, HOH H OH H OH H एज इट इज़ बॉन्डेड रहेंगे, ठीक है। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 कार्बन, बस राइट। चलिएगा ये कार्बन कायरल। तो जैसे ही ये आपके पास में था D+ ग्लूकोज, और इसके अंदर क्या हुआ, इंटरेक्शन हो गया, और इस इंटरेक्शन के कारण से क्या हुआ, ग्लूकोज का 1 नंबर का कार्बोनाइल ग्रुप और 5 नंबर का OH ने आपस में इंटरेक्शन कर लिया, जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। अब ये जो जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी तो कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन जो पहले कायरल नहीं था, बट अब कैसा हो गया है, वो कायरल हो गया है, और अब कायरल होते उसके 2 फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है। ये आपका वही D+ ग्लूकोज, और ये भी क्या है आपका D+ ग्लूकोज, दैट इज D+ ग्लूकोज D+ ग्लूकोज। लेकिन इसका अरेंजमेंट कुछ और है, इसका अरेंजमेंट कुछ और, इसके अंदर OH राइट साइड में है, इसके अंदर OH जो है वो लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो इसमें जो OH है वो दाईं तरफ है, और इसमें कौन सी तरफ है, बायां, ठीक है। बैफोर बायां, बैफोर बीटा। तो साइंटिस्टों ने कहा कि जिसमें OH बाईं तरफ लगा हुआ है उसको हम कहेंगे बीटा आइसोमर, और जिसमें OH राइट साइड लगा है बेटा उसे हम कहेंगे अल्फा आइसोमर। तो इस तरीके से ये ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज इस ओपन स्ट्रक्चर के अलावा ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स भी बनती है, और ये कितने स्टेट में एग्जिस्टेंस करेगा, 2 टाइप की या 2 टाइप के साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वन इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकंड इज कॉल्ड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा किसको कहना है, जिसपे OH बाईं तरफ है, किसके ऊपर, कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के ऊपर, दैट्स राइट। चलिएगा तो क्या होगा, C5 जो है 5वें कार्बन का जो OH है और जो एल्डिहाइड है वो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, जिससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर होगा। अब हेमी एसिटल हमने कहाँ पढ़ा है, आप याद कीजिए, हमने एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हेमी एसिटल पढ़ा हुआ है, ठीक है। एल्डिहाइड के अंदर आप याद करेंगे, जब हम एल्डिहाइड लेते थे
और उस एल्डिहाइड के ऊपर जब एल्कोहल की रिएक्शन होती थी तो एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल इसके साथ में जब रिएक्ट करता था, ठीक है बेटा, तो H यहाँ आता था, OR यहाँ, तो जिससे क्या होता था, कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है बेटा, उस एल्डिहाइड का, इट मीन्स कार्बोनाइल ग्रुप का जो कार्बन है उसके ऊपर बेटा एक बनता है OR और एक OH, इसे हम कहते थे हेमी एसीटल। और फिर रिएक्शन अगेन होती थी एक और अल्कोहल के साथ, जिससे एक और वाटर बाहर जाता था, जिससे इस कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन पर दोनों OR OR बनते थे, दैट इज एसीटल। दस राइट। और यहाँ देखिएगा, यहाँ जैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर हुई, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपका एल्डिहाइड, इसके ऊपर एल्कोहल ने रिएक्शन की है OH ने, जिससे क्या हो गया, इस कार्बन के ऊपर एक OH और एक क्या बन गया है, OR बन गया है। सो इट नोन एज हेमी एसीटल। ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं, दीज आर कलेक्टिवली नोन एज हेमी एसीटल। हेमी एसीटल स्ट्रक्चर बन जाती हैं। दस राइट। बहुत बार पूछा जाएगा हेमी एसीटल स्ट्रक्चर, तो दैट इज वेरी सिंपल। दिस एग्जाम्पल, दिस एक्सप्लेन, अब जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनते ही एल्डिहाइड ग्रुप क्या हो गया, खत्म हो गया। और एल्डिहाइड ग्रुप खत्म हो गया तो अब ये एल्डिहाइड वाली रिएक्शंस शो नहीं करता है, ठीक है ना। दिस एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप एंड ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ ग्लूकोज इन टू फॉर्म। दस राइट, दो फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्टेंस करता है। ये ग्लूकोज हो गया, इस ग्लूकोज के अंदर जैसे ही इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन होकर के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगी और अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के फॉर्म में ये एग्जिस्टेंस करता है। अब जैसे ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, अब देखिएगा जब आप इसके ऊपर टोलेन रिएजेंट डालते हो, तो टोलेन रिएजेंट तो एक पावरफुल रिएक्टेंट है, तो वो तो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर जैसे ब्रेक होगी वापस से एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा और एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्ट कर लेगा। लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन कराते हो सिर्फ रिएजेंट के साथ, अब सिर्फ जो रिएजेंट होता है बेटा ये थोड़ा सा वीक रिएजेंट है, तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर सकता, जिससे इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं बनेगा, और एल्डिहाइड नहीं बनेगा तो अब ये इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। सेम ऐसे ही जब आप इसके रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामाइन से कराते हो, तो हाइड्रोक्सिलामाइन भी इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके रिएक्ट कर लेता है, लेकिन जब आप इसके रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड से कराते हो तो ये इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर पाएगा और इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होते हैं जो कि इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक कर सकते हैं, वो तो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट कर लेंगे, और जो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर को ब्रेक नहीं कर सकते वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। दैट्स राइट। चलिए, इस तरीके से हम इसकी जो प्रॉपर्टी ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रही थी उनको हम साइक्लिक स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे सुनेंगे द टू साइक्लिक। ये अब नया जो टॉपिक है वो एनोमर आ रहा है, बहुत बार पूछा जाएगा व्हाट आर द एनोमर, व्हाट इज द एनोमेरिक कार्बन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। द टू साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की ये जो दो साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म बनी है, जो कि केवल कहाँ डिफर हैं, डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट C1, जो कि कहाँ पर डिफर है, केवल C1 जो कार्बन है ना उसके ऊपर OH जो ग्रुप है उसके अरेंजमेंट में ही डिफर हैं। बाकी का अरेंजमेंट बिल्कुल नीचे का देखिएगा, पूरा का पूरा अरेंजमेंट एकदम सेम है। बस जो फर्स्ट कार्बन है उस फर्स्ट कार्बन के अंदर, जो फर्स्ट कार्बन है उस फर्स्ट कार्बन के अंदर केवल फर्स्ट कार्बन के ऊपर OH का जो अरेंजमेंट है वो OH का अरेंजमेंट कैसा है, डिफर है। एक में लेफ्ट राइट, एक में लेफ्ट साइड, एक में राइट साइड। तो ये जो कार्बन है ना, ये वाला कार्बन C1 वाला, ठीक है ना, जिसके अरेंजमेंट से दो डिफरेंट आइसोमर्स बने हैं, दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, दैट इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो आइसोमर बने हैं अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज आर नोन एज एनोमर्स, इन दोनों को हम कहते हैं एनोमर, दीज आर एनोमर। चलिए, C1 कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन होता है, और सच आइसोमर्स अल्फा और बीटा आर नोन एज एनोमर्स, ये दोनों एनोमर कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पाइरेनोज स्ट्रक्चर, ये हेमिएसिटल स्ट्रक्चर है। अगला है पाइरेनोज स्ट्रक्चर या हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी हम इसको कह सकते हैं, हॉवर्थ स्ट्रक्चर। The six-membered cyclic structure of glucose is called pyranose structure, ठीक है, in analogy with pyrene, in analogy with pyrene।
अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई है, अगर हम इसकी 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दें, ठीक है ना, जैसा कि किसने बनाया था, हावर्थ ने, जैसा कि इसका इनका स्ट्रक्चर बनाया था वैसा स्ट्रक्चर बना दें, तो उन स्ट्रक्चर को हम पायरेनोज कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये किसके जैसी होती हैं, एनालॉजी विद पायरेन के जैसी होती हैं, इसलिए इनको पायरेनोज स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। देखिएगा किस तरीके से बनाते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर, तो एक बार आप देख लीजिएगा, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये पायरेन का स्ट्रक्चर होता है, बीच में ऑक्सीजन होती है और 5 कार्बन यहाँ पर ऐसे बॉन्डेड होते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है पायरेन का। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी है उनको भी हम पायरेन जैसा ही अगर हम बना दें तो दीज आर नोन एज पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब ये किस तरीके से बनानी है, तो ये बहुत सिंपल सी है। पायरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। यहाँ से देखिएगा, यहाँ से पायरेनोज स्ट्रक्चर हम एक बार इनको बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा पहले मैं बना देता हूँ अल्फा वाले की पायरेनोज, देखिएगा इसको समझेंगे पायरेनोज स्ट्रक्चर कैसे बनाया। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये साइकिल बना हुआ है ये। अब साइकिल के अंदर मेंबर काउंट करो, ये पूरा का पूरा साइकिल, साइकिल मेंबर देखिएगा 1, ये 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 तो कार्बन और 6 हो गया ये ऑक्सीजन। तो टोटल जो साइकिल बना है उसके अंदर 6 मेंबर्ड है, 6। तो 6 की आपको एक रिंग बना देनी है, 6 मेंबर्ड के रिंग बना दीजिएगा। 6 मेंबर्ड की रिंग जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, हेक्सागन के हिसाब से देख लीजिए। अब यहाँ पर देखिएगा 6 कॉर्नर है, इसका मतलब ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट ईच एटम, हर एक कॉर्नर हर एटम को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो यहाँ से पकड़ के क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिए, जैसे आपके पास में एक पेन हो, ये लीजिए, इसको आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इस तरीके से, तो ये इधर आ जाएगा इस तरह, तो इधर आ जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो C1 कार्बन है वो यहाँ बनाना है, C1, फिर C1 के बाद C2, फिर C3, फिर C4, फिर C5, और C5 होने के बाद में अब क्या बच गई है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन एटम आप बना देंगे यहाँ, दैट इज ऑक्सीजन। अब देखिएगा, अब आपको समझना है C1 जो कार्बन है ना, इसके ऊपर इधर लेफ्ट साइड में H और इधर OH। जब आप इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर दोगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, C1 और OH डाउनवर्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन अपवर्ड आ जाएगा। क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया आपने इसलिए, ठीक है बेटा। ऐसे क्लॉकवाइज करोगे तो C1 के ऊपर क्या होगा, OH डाउनवर्ड आ जाएगा, H अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद C2 पर देखिएगा, C2 को भी क्लॉकवाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इधर जो भी जुड़े ना ये सब डाउनवर्ड आ जाएंगे, सब के सब ये डाउनवर्ड आ जाएंगे सब, और ये चले जाएंगे आपके अपवर्ड। तो देखिएगा C2 के ऊपर कौन डाउनवर्ड आ जाएगा, OH जो है ना वो डाउनवर्ड आ जाएगा, H अपवर्ड आ जाएगा। C3 पर देखिएगा, C3 पर ये H है ना ये डाउनवर्ड हो जाएगा और OH अपवर्ड हो जाएगा। C4 पर देखिएगा, OH जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा और H अपवर्ड हो जाएगा। और C5 पर क्या होगा, C5 पर देखिएगा, हमेशा ही आपको क्या करना है, बस ऐसा याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन जो है उसको नीचे और CS2OH को ऊपर लिख देंगे, 6 नंबर का कार्बन है। इस तरीके से हम उसका ये वाला स्ट्रक्चर बना सकते हैं, दैट इज, अब ये पायरेन जैसा स्ट्रक्चर बना है, सो इट नोन एज पायरेनोज स्ट्रक्चर, दैट्स राइट, दैट इज अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज सेम ऐसे ही हम बीटा डी ग्लूकोज को भी बना सकते हैं। ले लीजिए, कितने मेंबर हैं यहाँ पर, मेंबर काउंट कर लेंगे रिंग के अंदर, 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन, टोटल 6 मेंबर है ये रिंग में, रिंग के अंदर टोटल ये 6 मेंबर। तो 6 की रिंग बना दीजिए, 6 की रिंग बन गई है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो C1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, दैट इज C1, C2, C3, C4, C5 और ये ऑक्सीजन। C1 पे देखिएगा ये सब के सब डाउनवर्ड आएंगे, सब डाउनवर्ड आ जाएंगे, सारे के सारे डाउनवर्ड, ठीक है। तो C1 के, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये सब डाउनवर्ड आ जाएंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये सब डाउनवर्ड और ये आ जाएंगे सारे के सारे अपवर्ड आ जाएंगे, ठीक है ना। तो C1 के ऊपर बेटा क्या होगा, ये डाउनवर्ड आ गया, कौन डाउनवर्ड आ गया, H डाउनवर्ड, OH अपवर्ड। C2 पर क्या हो गया, C2 पर ये डाउनवर्ड आ जाएगा, OH और H अपवर्ड। C3 पर क्या होगा, H डाउनवर्ड आ जाएगा, OH अपवर्ड। C4 पर क्या होगा, H अपवर्ड, और C5 पर क्या करना है, हमेशा H जो है उसको करना है अपवर्ड और CS2H को डाउनवर्ड और CS2H को अपवर्ड, दैट इज 6 कार्बन, दैट इज बीटा डी ग्लूकोज।
ये लीजिए, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर बनी हैं, अगर आप 2-3 बार इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इस तरीके से जो बनी है, दीज आर पायरेनोज स्ट्रक्चर। ये किसकी है, बीटा डी ग्लूकोज की, और ये है बीटा अल्फा डी ग्लूकोज की, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं, दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है। और इसकी पायरेनोज वाली स्ट्रक्चर बनी है, इसलिए ग्लूकोपायरेनोज भी इसको हम कह सकते हैं। दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज, दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोपायरेनोज। ये हो गई है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो पहले हमने ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर बनाया, फिर सारी प्रॉपर्टीज़ को हम ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो फिर हमने उसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो हमने इसकी ड्रॉ की है। साइक्लिक स्ट्रक्चर भी दो टाइप से हमने बनाई है। पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर फिशर टाइप से, और फिर हॉवर्थ टाइप से बनाई है पायरेनोज स्ट्रक्चर। अब आता है फ्रक्टोस। नेक्स्ट कंपाउंड इज फ्रक्टोस। फ्रक्टोस जो होता है, इसके बारे में कुछ कॉमन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फ्रक्टोस जो होता है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता ही है। चलिए, फ्रक्टोस जो होता है बेटा, हमने पढ़ लिया है। फ्रक्टोस जो है एक कीटो हेक्सोस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 ही होता है, प्रीवियस वीडियो में पढ़ा। बस इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, तो इसमें कीटोन ग्रुप होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं होता। इट इज़ ऑब्टेन्ड along with glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose। सुक्रोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते थे सुक्रेस या इन्वर्टेज एंजाइम से, तो ग्लूकोज बनता था और साथ में क्या बनता था, फ्रक्टोस बनता था, ठीक है। इट इज़ नेचुरल मोनोसेकेराइड फाउंड इन फ्रूट्स, ठीक है, हनी एंड वेजिटेबल्स। इट इज़ इन इट्स प्योर फॉर्म इट यूज्ड एज अ स्वीटनर। जब ये प्योर होता है तो इसे हम एक स्वीटनर की तरह काम में लेते हैं। चलिएगा, अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले आप फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर सीखिए। ओपन स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज में भी बेटा 6 कार्बन होते हैं और ये बिल्कुल स्ट्रेटली बॉन्डेड होते हैं। बस याद रखना है कि फ्रक्टोज के अंदर वो जो 6 कार्बन है, उन 6 कार्बन में से एक जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, वो कीटोन होता है। और कीटोन जो होता है बेटा, आपको पता है टर्मिनल पोजीशन गेन नहीं कर सकता, तो टर्मिनल पे नहीं होता बल्कि वो सेकंड पोजीशन पर होता है। 1 2 3 4 5 6, बाकी सब कुछ किसके जैसा होगा, ग्लूकोज जैसा होगा। अब फर्स्ट कार्बन है, इसके ऊपर भी एक OH, बाकी सब के ऊपर एक एक OH होता है। दैट्स राइट, OH होता है। लेकिन थर्ड का जो OH है आपको पता ही है, वो कौन सी साइड होगा, वो लेफ्ट साइड होगा, बाकी सब के अंदर राइट साइड होता है। अब बाकी की वैलेंसीज को सेटिस्फाइड करोगे तो यहाँ 2H लगाने पड़ेंगे आपको, और 2 हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी के ऊपर H H H, और यहाँ वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है 2 हाइड्रोजन। इसलिए अब इसको मैं थोड़ा सा कंडेंस करूँगा तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा CH2OH, देन कार्बोनाइल ग्रुप, देन ये तीनों रहेंगे कैसे, C के ऊपर इस तरफ H, इधर OH, फिर इस पे इधर OH H OH H, और इसको कंडेंस करूँगा तो ये हो जाएगा CH2OH। ये लीजिएगा, ये हो गए हैं कार्बन, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, ठीक है बेटा। इसके अंदर थर्ड नंबर का कार्बन भी कायरल, 4 का भी कायरल, और 5th कार्बन जो होता है ये भी कायरल होता है। ये तीनों के तीनों कायरल होते हैं। तो फ्रक्टोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन 3 होते हैं। इसलिए फ्रक्टोज के अगर आपको पूछा जाए मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 3 स्क्वायर 9 बनते हैं। बट ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4, इसलिए मैक्सिमम स्टीरियो आइसोमर्स 16 बनते हैं, यहाँ 9 बनेंगे, ठीक है। ये ग्लूकोज की हो गई है स्ट्रक्चर, बट ये तो ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर है। अब हम ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसी तरीके से ग्लूकोज की भी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बेटा हम ओपन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनता है।
और इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है बेटा, तो देखिएगा इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से बनेगा कि इसके अंदर ये जो फिफ्थ जो कार्बोनाइल ग्रुप है जो कि सेकंड पोजीशन पर होगा वो, और फिफ्थ कार्बन का जो OH ग्रुप है वो, ये आपस में इंटरेक्शन कर लेते हैं। अब देखिएगा जैसे ये इंटरेक्शन करेंगे यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, H पॉजिटिव, O क्या बनने वाला है यहाँ से नेगेटिव, ठीक है बेटा। अब देखिएगा यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, क्या होगा यहाँ से H O पर बॉन्डेड हो जाएगा और O यहाँ कार्बन पर बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या बनेगा बेटा, जिससे देखिएगा हो ये जाएगा कि ये आपके पास चेन 1 2 3 4 5 एंड 6 के ऊपर CH2OH, यहाँ 1 पे भी CH2OH होता है, ठीक है। दैट इज़ 1, दैट इज़ 6। अब बाकी के जो बच गए उन पे देखिएगा, दैट इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ से क्या होगा, ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है ये इसके ऊपर क्या होगा, और ये जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है फिफ्थ, इसके ऊपर क्या होगा देखिएगा। फिफ्थ नंबर का जो कार्बन है बेटा उसके ऊपर एक तरफ हाइड्रोजन है, और इसका ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाता है सीधा सेकंड नंबर के कार्बन से। बाकी थर्ड फोर के एज इट इज़ रहेंगे। थर्ड फोर जो है बेटा उसके ऊपर देखिएगा, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH, ठीक है। और इस सेकंड नंबर के कार्बन पर O पे कौन आ गया H, तो बन जाएगा OH, ये लीजिए। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना, C2 जो कार्बन है जो पहले कायरल नहीं था, पहले नहीं था C2 कायरल, पहले C3 C4 C5 कायरल था, बट अब ये भी कैसे हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। और आपको पता है ये कायरल होते हैं, अब इसके कितने टाइप के अरेंजमेंट बनेंगे, 2 टाइप के अरेंजमेंट बन जाएंगे। कौन कौन से 2 टाइप का अरेंजमेंट बनेंगे, एक तो ये C2 का और एक ये C2 का, जिसमें क्या होगा OH जो है यहाँ राइट साइड है, इसमें OH आ जाएगा लेफ्ट साइड, और CH2OH दैट इज 1 नंबर का कार्बन, ठीक है बेटा। C2 के बाद C3, फिर C4, फिर C5, ठीक है। और फिर कौन रहेगा, लास्ट में रहेगा CH2OH दैट इज फिफ्थ कार्बन, और इनके बीच में जुड़ जाएगी O, ठीक है। अब इसके ऊपर OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, और इस पे H इधर, ये लीजिएगा। ये आपका क्या है, ये है आपका डी फ्रक्टोस, दैट इज डी फ्रक्टोस, और ये भी क्या है आपका डी फ्रक्टोस। अब देखिएगा फ्रक्टोस जो होता है बेटा एक्चुअल में ये लेवोरोटेटरी होता है, इसलिए इसको हम लिखेंगे D माइनस फ्रक्टोस, दैट्स राइट, दैट इज D माइनस फ्रक्टोस, ठीक है, D माइनस फ्रक्टोस। लेकिन ये दोनों के दोनों जो फॉर्म बने हैं डी फ्रक्टोस के, इन दोनों का देखिएगा यहाँ अरेंजमेंट अलग अलग है। तो ये जो कार्बन है ना जिसके ऊपर अरेंजमेंट अलग है, बाकी नीचे का अरेंजमेंट दोनों में सेम है, दिस कार्बन इज नोन एज एनोमेरिक कार्बन, और ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर, एनोमर कहलाएंगे, दैट्स राइट। बट इसमें OH राइट साइड है, सो इट नोन एज अल्फा, और इसमें OH लेफ्ट साइड बाईं तरफ है ना, बाईं तरफ, बी से बायां, बै से बीटा, दैट इज बीटा डी फ्रक्टोस, दैट इज अल्फा डी फ्रक्टोस। इस तरीके से फ्रक्टोस का पहले ओपन स्ट्रक्चर, उसके बाद फ्रक्टोस का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये लीजिए, ठीक है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट, cyclic structure of fructose, it also exists in 2 cyclic form which are obtained by the addition of OH of fifth carbon on C double bond O group, that is alpha D minus fructose, beta D minus fructose। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिखा है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज लिखा है। अब क्वेश्चन राइज होता है कि सर यहाँ फ्रक्टोफ्यूरेनोज क्यों लिखा है, दैट इज अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, that is beta D minus फ्रक्टोस। अब ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बने हैं ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक साइंटिस्ट आया जिसका क्या नाम था, जिसका नाम था हावर्थ। अब इनका हम हावर्थ के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और हावर्थ के अकॉर्डिंग जब इनका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो देखिएगा इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है फ्यूरेन के जैसा, इसलिए इन स्ट्रक्चर को हम फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहेंगे। ग्लूकोज में जो स्ट्रक्चर बना था वो पायरेन जैसा बना था,
सो उनको ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को, साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमने पायरिनोज स्ट्रक्चर कहा था। यहाँ जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना है वो फ्यूरेन जैसा बना है, सो इट नोन एज फ्यूरिनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। दैट्स राइट। द 5-membered ring of fructose resemble with compound furan, so named as furanose. Furan is a 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atoms. Furan ये है और इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, दैट इज अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, दैट इज बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो अब हम इनकी फ्यूरेनोज वाले स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स को, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इसके अलावा इन स्ट्रक्चर्स को हम अब हम साइक्लिक फॉर्म में बनाते हैं। इन स्ट्रक्चर को देखिएगा, 1 by 1 बनाते हैं। पहले हम ये जो है इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, दैट इज अल्फा डी फ्रक्टोज। तो सबसे पहला जो काम करना है आपको देखना है साइकिल कितने मेंबर वाला है। ये साइकिल है, साइकिल के अंदर मेंबर्स काउंट कीजिए कितने मेंबर हैं। तो टोटल 1 2 3 4 तो कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल यहाँ पर 5 मेंबर्स हैं। तो यहाँ जो आप रिंग ड्रॉ करोगे बेटा, तो वो 5 मेंबर वाली रिंग, और आपको याद होना चाहिए 5 मेंबर की रिंग कैसे बनेगी, पेंटागोनल 5 मेंबर की रिंग आपको बना देनी है इस तरीके से। देख लीजिए, हो गया। अब देखिएगा, अब इसको जैसे ही आप क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये जो कार्बन है दैट इज कार्बन नंबर 1, नंबर 2, सेकंड जो कार्बन है क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो सेकंड कार्बन इस तरफ आ जाएगा। सेकंड कार्बन जो है वो आपका राइट डायरेक्शन में आ जाएगा क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो दैट कार्बन इज नोन एज C2। ठीक है, C2 के बाद फिर कौन सा होगा, दैट कार्बन इज C3, दैट इज C4, दैट इज C5, दैट इज C5। अब C5 के बाद में फिर कौन से आ गया मेंबर, आ गया ऑक्सीजन। तो सेंटर में यहाँ पर होगा ऑक्सीजन। तो देखिएगा ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं होवर्थ स्ट्रक्चर, ये फ्यूरेन जैसा बन रहा है। फ्यूरेन क्या होता था, फ्यूरेन होता था ये ऐसे करके, दैट इज फ्यूरेन। तो इस तरीके का बन रहा है, सो इट इज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अब चलिएगा, अब क्या होगा, अब ये जो आपका C2 कार्बन है, इस C2 कार्बन पर देखिए जैसे हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये जितने भी ग्रुप्स है आपके, ये सब के सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे, और ये सब कहाँ चले जाएंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो C2 पर देखिएगा OH जो ग्रुप है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, तो OH डाउनवर्ड, और ये जो है ना आपका CH2OH ये चला जाएगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, CH2OH। और ये कौन सा कार्बन है, फर्स्ट नंबर का कार्बन है। फिर आता है C3, C2 के बाद C3 पर देखिएगा जैसे ही इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, तो क्लॉकवाइज रोटेट करने पर जैसे आपके पास में ये हो, इसको यूँ क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो इधर जो भी ग्रुप्स हैं वो सब डाउनवर्ड आ जाएंगे और इधर वाले सारे के सारे अपवर्ड चले जाएंगे। तो C3 पर भी ये हाइड्रोजन जो है क्लॉकवाइज रोटेट करने पर डाउनवर्ड आ जाएगा, तो हाइड्रोजन डाउनवर्ड आ गया और OH जो है ये गया अपवर्ड। C4 पर देखिएगा OH जो है ये आपका OH जो है ये आ जाएगा डाउनवर्ड और H जाएगा अपवर्ड। C5 पर हमने कहा हमेशा उल्टा करना है, हाइड्रोजन को डाउनवर्ड और CH2OH को लिखना है अपवर्ड। और ये CH2OH कौन सा है, ये 6 नंबर वाला। ठीक है, तो 1 वाला CH2OH और 6 नंबर वाला CH2OH, दिस राइट। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज अल्फा डी माइनस फ्रक्टो फ्यूरेनोस, दैट्स राइट। फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज वाली स्ट्रक्चर बन गई है ये। ऐसे ही हम इस स्ट्रक्चर को भी ड्रा कर सकते हैं, बीटा डी फ्रक्टोज भी बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम आई थिंक आप समझ गए होंगे क्या करना है। तो सबसे पहले बेटा आपको मेंबर काउंट करने हैं कि कितने मेंबर रिंग के अंदर है। तो रिंग जो यहाँ पर है उसके मेंबर्स को काउंट कीजिए। रिंग आपके पास में ये है, तो इसमें मेंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 और एक ये ऑक्सीजन, 5 मेंबर। और 5 मेंबर की रिंग कैसे बनानी है आपको, इस तरीके से ले लीजिए। ठीक है, 5 मेंबर रिंग हो गई। अब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे। जब आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो रिंग ऐसे घूमेगी और ऐसे लाओगे तो C2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, दैट इज C2। फिर C3 C4 C5।
ठीक है। और फिर कौन है ये ऑक्सीजन जो सेंटर में आ जाएगा, ये लीजिए। अब C2 जो कार्बन है इसके ऊपर देखिएगा क्या होगा, आपने इसको क्लॉकवाइज रोटेट किया तो देखिएगा ये वाले जो ग्रुप्स हैं ये सब डाउनवर्ड आ जाएंगे, तो ये जो CH2OH है ये डाउनवर्ड आ जाएगा। तो C2 के ऊपर CH2OH जो कि फर्स्ट कार्बन वाला है ये डाउनवर्ड आ जाएगा, और ये जो OH था ये आ जाएगा अपवर्ड। C3 पर C3 ये है, C3 पर ये सब डाउनवर्ड आने वाले हैं, तो C3 पर हाइड्रोजन जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगा और OH अपवर्ड हो जाएगा। C4 पर OH जो है वो डाउनवर्ड होगा, H अपवर्ड होगा, और इस पर हाइड्रोजन होना अपवर्ड चाहिए था बट ये हमेशा आपको अपोजिट करना है, तो ये डाउनवर्ड अपवर्ड CH6। ये लीजिए, ये हो गया आपका बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोस। इस तरीके से हो गई है फ्रक्टोज की फ्यूरेनोज वाले स्ट्रक्चर, या इसको हम हॉवर्थ स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो स्ट्रक्चर है वो हॉवर्थ साइंटिस्ट ने बताई, सो दीज आर हॉवर्थ स्ट्रक्चर। ये लीजिए, ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में इस बार दो ही चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा जो है वो है फ्रक्टोज। तो आज हमने पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा, ग्लूकोज का पहले साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा, साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी दो स्ट्रक्चर, एक फिशर वाला, ये जो स्ट्रक्चर है ये फिशर स्ट्रक्चर कहलाएगा, और फिर फिशर स्ट्रक्चर को हमने हॉवर्थ स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसका जो हॉवर्थ स्ट्रक्चर था वो पायरेनोज स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्योंकि ये पायरेन जैसा बना इसलिए। फिर हम फ्रक्टोज पर गए, फ्रक्टोज का पहले हमने उसका ओपन स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ा, और फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर को हमने हॉवर्थ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया, तो हॉवर्थ स्ट्रक्चर बन गया जो कि फ्यूरेन जैसा बना, इसलिए उसको हमने फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर कहा। दैट्स राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट के बाद में प्रोटीन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।